सभी क्लासिक गैलरी फॉरेस्ट्स की तरह ये एक लंबी सी भूल भुलैया है जो इस विशाल नदी से निकली जलधाराओं और नहरों के बीच टेढ़ी मेढ़ी होती हुई कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। आसान शब्दों में कहें तो ये जंगल सूखे और गुनगुने इलाकों में पानी के दायरों के आसपास पाए जाते हैं। ये एक ऐसी हरी पट्टी बनाते हैं जो सबसे गर्म और सूखे मौसम में भी राहत देती है। ये ऐसे इकोसिस्टम है जहां पंछी सूखे और तपते हुए इलाकों से राहत पाने के लिए आते हैं। यहां पानी भी मिलता है और ठंडक मिलना भी एकदम पक्का है। जैसे रेगिस्तान में ओएसिस या नखलिस्तान होते हैं, ठीक उसी तरह इन इलाकों में भी पौधों और जीवों की भरमार होती है। इस जंगल के मुख्य पेड़ बहुत ही खास हैं। ये नम और उपजाऊ मिट्टी में फलते फूलते हैं और बर्फ पिघलने से वसंत की आई बाढ़ को भी सह लेते हैं। आमतौर पर यहां ऐश, विलो और पॉपलर के पेड़ काफी ऊंचे हो जाते हैं, जिनसे एक खूबसूरत शामियाना बनता है। रुख जैसे झुंड में रहने वाले पक्षियों के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। ये सबसे ऊंची डालियों पर अपनी विशाल बस्तियां बसा लेते हैं। इन कॉर्मोरेंट जैसे कुछ जलीय पक्षियों के लिए भी ये इलाके मायने रखते हैं। ये पक्षी गोता लगाने में माहिर होते हैं और अमूमन आसपास के जंगलों और दलदली इलाके में ही पैदा होते हैं। लेकिन गैलरी फॉरेस्ट सिर्फ पैदाइश के लिए ही एक अच्छी जगह नहीं है। नदी के किनारे बने ये जंगल कुछ विशाल जानवरों के लिए आखिरी आसरा भी बन गए हैं, जैसे कि लेथिया फॉरेस्ट के ये आखिरी बचे जंगली घोड़े। कहते हैं कि ये घोड़े चंगेज खान के तातारी घोड़ों की ही आगे की पीढ़ी के हैं। इनका जमकर शिकार किया गया, लेकिन डैन्यूब डेल्टा के विशाल और इंसानी पहुंच से दूर जंगलों की वजह से ये बचे रह गए हैं। आज डैन्यूब डेल्टा के घोड़े यूरोप में घोड़ों की कुछ बची खुची प्रजातियों में से एक हैं। आज यहाँ 3000 घोड़े रहते हैं। ये जंगल के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। इनके झुंड की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये इतने सारे पौधों को सफाचट कर जाते हैं कि इनमें से कई हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। रोमानिया का ये डैन्यूब डेल्टा एक तरह से यूरोप की आखिरी बची कुदरती जन्नत है। ये विविधता से भरा इलाका है, जहां है जंगल, दलदल और पानी में डूबे इलाके, जहां पौधों की 1200 प्रजातियां मौजूद हैं, पक्षियों की 300 और मीठे पानी की मछलियों की 45 प्रजातियां। ये जंगल नदी के साथ फैलता और सिकुड़ता है, इसलिए अस्थायी झीलें, जंगल और सरकंडों से भरा दलदल आपस में मिल जाते हैं। ये गोल्डन जैकल के लिए सबसे अच्छी जगह है। गोल्डन जैकल एक हमलावर है जो काफी कुछ भेड़िए से बिल्कुल अलग नजर आता है। हालांकि ये छोटा सा जैकल यानी सियार जंगली घोड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये इनके बच्चों और छोटे शिकार को निशाना बनाता है।
बाढ़ के इस मैदान पर अनगिनत लाशें पड़ी हैं। ये वो जानवर हैं जो पिछली बाढ़ में मारे गए। सियार की सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि भले लाश नदी की लाई मिट्टी के नीचे दब गई हो, तब भी ये उसे ढूंढ निकालता है। ईग्रेट्स या सफेद बगुले हर तरह के दलदली इलाकों में फलते फूलते हैं। शिकार की इनकी तकनीक काफी असरदार होती है। ये धीरज और पूरी जिद के साथ उथले इलाकों में खोजबीन करते हैं। अपने पैरों से ये जड़ों और दलदल के बीच मौजूद कीचड़ को ऊपर नीचे करते रहते हैं। नदी की छोटी मछलियां यहीं पनाह लेती हैं। ये तकरीबन शिकार में हमेशा कामयाब रहते हैं। छोटी मछलियों, कीड़ों और मेंढकों को ये बड़ी आसानी से बड़ी तादाद में पकड़ लेते हैं। ये एक मिश्रित इकोसिस्टम है जहां जमीन और पानी आपस में मिल जाते हैं, जिससे बड़ी तादाद में बायोमास तैयार होता है। यहाँ मेंढक, घोंगे और बिना रीढ़ वाले प्राणी इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि एक ग्लॉसी आइबिस पक्षी नदी के किनारों पर अपनी बस्तियां बनाते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से के जंगलों में जहाँ खाने की भरमार होती है। घुमावदार चोंच और काले पंखों वाली ये नन्ही वेडिंग बर्ड इस डेल्टा और मुहाने के गीले इलाकों में अक्सर ही चले आते हैं। इनके चूजे इनसे बड़े अलग दिखते हैं। ये अपने दूर के रिश्तेदारों यानी नन्हे सफेद बगुलों के साथ मजे से रहते हैं। नन्हे सफेद बगुले नदी के किनारे जंगलों में विशाल बस्तियां बसाते हैं और अपने इलाके को सारस की दूसरी प्रजातियों के साथ साझा करते हैं। ये नन्हे सफेद बगुले इस प्रजाति के सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले जीव होते हैं। जिंदगी के इस चरण में उनके लिए इस घने गैलरी फॉरेस्ट के पेड़ बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से घोंसलों के लिए चीजें मिलती हैं, अकेलापन मिलता है और सुरक्षा भी। पेड़ों के बीच बसा नन्हे सफेद बगुलों का यह शहर पूरी तरह बदहवासी से भरा होता है। कुछ मिलन के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। नर बगुले घोंसलों के लिए पेड़ पौधों के टुकड़े जमा करते हैं, जबकि मादाएं किसी तरह इनसे एक घोंसला बनाती हैं। ठीक इसी वक्त कुछ बगुले अपने अंडे सेर रहे हैं। कुछ अपने चूजों को खाना खिलाने में व्यस्त हैं, जो अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद है। ये है हंस, बेमिसाल सफेद से दमकते पंखों वाले। ये मिलन के लिए तैयार हैं। इनकी जोड़ियां जिंदगी भर कायम रहती हैं। वसंत में यानी मार्च से अप्रैल के बीच इनके मिलन का मौसम आता है। इनके जोड़े झील या नदी के किनारे एक जगह चुनते हैं।
और किसी घुसपैठिए की क्या मजाल कि वो यहां पैर भी रख पाए। गैलरी फॉरेस्ट में वसंत का मौसम बहुत मायने रखता है। इस मौसम में पेड़ लाखों बीजों को हवा में छोड़ देते हैं। इस मौसम में इस जंगल या आसपास के इलाकों में रहने वाले जीवों की दावत हो जाती है। खाने की भरमार, गुनगुना मौसम और पानी भी ढेर सारा। यहां अक्सर बारिश होती रहती है। ऐसे में कहीं छिप जाना ही बेहतर विकल्प है। सर्दी बढ़ गई है और नदी के किनारों, बाढ़ के मैदानों और चारागाहों में बारिश का ढेर सारा पानी भर गया है। बारिश वाले तूफान के बाद जंगल में फिर चहल पहल हो जाती है। ये मादा रेड फुटेड फॉल्कन अपने घोंसलों को आखिरी रूप दे रही है। इस बीच इसका नर साथी शिकार में लगा है। वो इसके लिए कीड़ों और छोटे जीवों का तोहफा लेकर आ रहा है ताकि प्यार का ये बंधन और मजबूत हो जाए। इस पेंडुलाइन टिट की जिंदगी गैलरी फॉरेस्ट में ही बीतती है। यह हमेशा पेड़ की लटकती हुई डालियों पर अपने घोंसले बनाता है। यह घोंसला फर वाले बीजों और पॉपुलर की टहनियों से बनता है। नर एक मादा के साथ जीवन नहीं बिताते। ये एक बार में कई घोंसले बनाते हैं जिनमें इनकी अलग अलग प्रेमिकाएं रहती हैं। ये तैयार घोंसला भरे हुए मोजे जैसा दिखता है, जिसके अंदर घुसने के लिए एक लंबी सुरंग होती है ताकि भूखे शिकारी अंदर ना जा सकें। गैलरी फॉरेस्ट घर के साथ साथ नन्हे पंछियों की अनगिनत प्रजातियों को खाना भी मुहैया कराते हैं। जंगल के इस तटीय इलाके में हंस के चूजे पैदा हुए हैं। आसपास की दुनिया से बेखबर अभी तक ये एक विशाल टीले में बने घोंसलों के अंदर ही थे। अब इन्हें अपनी दुनिया को पहचानना होगा।
चौकन्ने माता पिता हर वक्त बच्चों की निगरानी करते रहते हैं और ये चूजे जलीय पौधों और छोटे जीवों से अपना पेट भरना सीखते जाते हैं। चार से 5 महीनों तक ये परिवार एक साथ रहेगा। कई परिवार तो अगले वसंत तक साथ ही रहते हैं। हंस आमतौर पर मेंढक और न्यूट्स को खाते हैं, जो नदी के किनारों पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज पहली बार इन्होंने घोंसले से बाहर एक रोमांचक दिन बिताया। अब आराम करने की बारी है। लठेया के जंगली घोड़े भी गैलरी फॉरेस्ट के हंस और बाकी पंछियों वाला यही तरीका अपनाते हैं। इनके बछड़े पैदा हो चुके हैं और अब ये झुंड नई रसीली घास की तलाश में है, जहां ये पेट भी भरेंगे और खेलेंगे भी। जंगल के इकोसिस्टम और यहाँ के वातावरण में मादाओं को रसीली घास मिलती है। इससे इन्हें पोषक दूध मिलता है। इस दूध से इनके बछड़े सेहतमंद और मजबूत बनते हैं। ये झुंड इस चारागाहों को तितलियों और कलहंस के साथ साझा करता है, जो किनारों पर दाना चुगते हैं। यहीं आसपास सियारों को एक बड़ी सी मछली फंसी मिली है। अब खाने के लिए भयानक छीना झपटी शुरू होने वाली है। हुडेड क्रो और मैगपाइज दावत में हाथ मारना चाहते हैं। इन हालात में खाना झपटना आसान काम नहीं है और सियार किसी के साथ खाना साझा करने को तैयार नहीं है। सियार गुस्सैल जीव हैं। अपनी आक्रामकता से ये घुसपैठियों को तितर बितर कर डालते हैं। सियार अपने इलाकों में रहने वाले गिद्धों और हाइना तक से निपटने की ताकत रखते हैं। बाज दूर से इस लड़ाई का मुआयना कर रहा है। वो जानता है इनके बीच में पड़ना ठीक नहीं है। अब थोड़ी शांति हो गई है और बाज ने तय किया है कि नदी के किनारे शानदार दावत में अपने हिस्से पर हाथ मारा जाए। इस विशाल हमलावर के सामने तो सियार भी सतर्क हो जाते हैं। ये जानता है कि सियार इस पर हमला करने की जरूरत तक नहीं कर सकते।
ईगल्स, गोल्डन जैकल, स्वॉन और पेंडुलाइन टेट। गैलरी फॉरेस्ट इन सारे पक्षियों को पनाह देता है, उनकी मेहमान नवाजी करता है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। धरती के गुनगुने इलाकों में मौजूद डेन्यूब डेल्टा जैसे ये गैलरी फॉरेस्ट बहुत ही खास जंगली इलाके हैं। नदी के साथ मिलकर ये जिंदगी की बहार लाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी भी मौजूद है, खाना भी, और जंगली जीवों के लिए घर भी, जहाँ वो बिल्कुल बेफिक्र होकर रह सकते हैं। एबियस पिंसैपो, ये स्पेनिश देवदार प्रागैतिहासिक युग के देवदारों में से बची हुई एक प्रजाति है, जिसने हिमयुग की ठंडी जलवायु का फायदा उठाया और मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के आसपास काफी फला फूला। जब धरती गर्म होने लगी और बारिश एकदम से कम हो गई, तो इनमें से ज्यादातर देवदार खत्म हो गए। बचे हुए स्पेनिश देवदार जैसे पेड़ पहाड़ों पर अलग थलग रह गए। जलवायु में इन बदलावों का नतीजा यह हुआ कि स्पेनिश देवदार के जंगल दूर दराज के इन ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये इतना दूर दराज का इलाका है कि वैज्ञानिकों को 19वीं सदी तक इसके बारे में पता तक नहीं था। ऑस्टियर ढलानों पर छिपा स्पेनिश देवदार एक पहाड़ी पेड़ बन चुका है। एंडालुसियन पहाड़ों की ठंडी और बारिश में भीगी चोटियों पर मौसम के हालात ऐसे थे कि स्पेनिश देवदार हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ, वो टिका रहा। और दूर दराज के इस मुश्किल इलाके को पिंसैपो देवदार दूसरी कई प्रजातियों के साथ साझा करता है, जिन्हें शांति और सुकून चाहिए। यूरोपीय महाद्वीप पर ग्रिफन वल्चर्स की कई बस्तियों में से एक यहां है, जो न सिर्फ बची हुई है बल्कि फल फूल रही है। पिंसैपोस के जंगलों में साल भर जो हमलावर आसमान में मंडराते रहते हैं, ये उनमें से एक है। इन खास हालात में पेड़ों और जीवों ने बचे रहना सीख लिया है। स्पेनिश देवदार के इस इलाके में बहुत विविध रंगी जीव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो दक्षिण में काफी दूर अफ्रीका से आए हैं, जबकि कुछ उत्तर से आए जीव भी हैं। जेनेट एक छोटा सा मांसाहारी जीव है जो अफ्रीका का रहने वाला है, पर इसने खुद को पिंसैपो के घने जंगल के हिसाब से ढाल लिया है। यह पक्षियों की अलग अलग तरह की प्रजातियों को खाकर जिंदा रहता है। इनमें से कुछ इन जंगलों में सिर्फ बसंत में ही पहुंचते हैं। यहां पिंसैपो के जंगल में ये अपने जीवन और अपने इलाके को इकोलॉजी के एक पेचीदा नेटवर्क के साथ साझा करते हैं।
अटलांटिक सागर से हवाएं नमी लेकर भारी हो जाती हैं। वो यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला के दक्षिण पूर्व में मौजूद इन पहाड़ों पर पहुंचती हैं। ये हवाएं इसे यूरोप के दक्षिणी हिस्से का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका बना देती हैं। हालांकि ये एक सूखे और मुश्किल इलाके के बीचों बीच मौजूद है। यहाँ हर साल बादल प्रति वर्ग मीटर में 2 से 3 हजार मिलीमीटर बारिश बरसाते हैं और स्पेनिश देवदार के लिए इतनी बारिश बहुत जरूरी भी है। पिनसैपो जंगल हालांकि बाहरी दुनिया से काफी दूर हैं, इसके बावजूद यहाँ कई पक्षी दूर दराज से चले आते हैं। रेड क्रॉसबिल दुनिया का एक सबसे अनूठा पक्षी जिसकी चोंच बहुत अजीब तरह से मुड़ी हुई है। असल में इसने अपनी चोंच को इस इलाके के मुताबिक ढाल लिया है, जिसके जरिए क्रॉसबिल यहां चीड़ के पोषक बीजों को खा सकता है। दूसरा कोई भी जानवर इन तक नहीं पहुंच पाता। इस ऐंठी हुई चोंच की वजह से यह चीड़ के शंकुओं का कवच खोल लेता है और उसके अंदर सुरक्षित बीजों को सफाचट कर डालता है। क्रॉसबिल चीड़ के बीजों की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर यहां आता है। दूर दराज के ये बेमिसाल एंडालुसियन पिनसैपोस इसकी उड़ान के रास्ते में पड़ते हैं। सिस्किन्स अक्सर क्रॉसबिल्स के साथ आते हैं और वो भी पिनसैपोस में पक रहे चीड़ के शंकुओं का फायदा उठाना जानते हैं। स्पेनिश देवदारों को पानी और ठंडक की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये एंडालुसिया के पहाड़ों पर 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। सावधानी के लिए ये ज्यादा नम और ज्यादा छायादार ढलानों को चुनते हैं, जो उन्हें इस प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाली कड़ी गर्मियों की तपिश से बचाते हैं। इस छाया में पिनसैपो के जंगल अपना असली जलवा दिखाते हैं। सिस्किन्स पक्षी जिन स्पेनिश देवदारों पर आते हैं वो इतनी दूर हैं कि इंसानों की कुल्हाड़ी यहां तक पहुंच नहीं सकी है। ना ही मवेशी, गर्मी या सूखा यहां आ पाता है और यही रणनीति यहां बहुत सारे जीवों ने अपनाई है। स्पेनिश आइबेक्स जंगली बकरियां हैं जो आइबेरियन पेनिनसुला के ज्यादा ऊबड़-खाबड़ इलाकों में रहती हैं। इन एंडालुसियन पहाड़ों पर इस अनूठे जानवर ने बड़ी तादाद में पनाह ली है। बकरियों की तरह आइबेक्स भी इस मुश्किल इलाके के कोने कोने का पूरा फायदा उठाती हैं। वो सब कुछ खाती हैं, चाहे सूखी घास हो या चट्टानों पर उगी काई, यहां तक कि पिनसैपो की शाख तक। पिनसैपो के जंगल और उसके आसपास रहने वाले जीव इंसानों की पहुंच से दूर हैं और यहां मौजूद चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं।
आइबेरियन पेनिनसुला पर जो थोड़ी बहुत आखिरी इजिप्शियन वल्चर बचे हुए हैं वो यहीं पर रहते हैं। इजिप्शियन वल्चर अपने रिश्तेदारों के बीच भी बड़ा अनूठा सा है। इसके पंख एक शिकारी पक्षी होने के नाते बहुत ही अजीब से हैं। ये एकदम सफेद हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके चेहरे और चोंच पर मौजूद पीली आभा। चेहरा जितना ज्यादा पीला होता है उस नर से मादाएं उतनी ज्यादा आकर्षित होती हैं। ये शारीरिक चुस्ती फुर्ती का प्रतीक है। ये माना जाता है कि पीले रंग की ये आभा इस पक्षी की खुराक पर निर्भर करती है। इस पीली चमक को हासिल करने के लिए इस गिद्ध को दूसरे जानवरों की गंदगी खानी पड़ती है, खासतौर पर आइबेक्स बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों की। इस गंदगी में बड़ी तादाद में कराटोनॉइड्स मौजूद होते हैं जिन्हें शाकाहारी जीव पचा नहीं पाते। खाने में लिए गए इन कराटोनॉइड से नारंगी रंग तैयार होता है। इजिप्शियन वल्चर में यह शरीर के कुछ हिस्सों में पीला रंग तैयार करता है। तो इन अनूठे गिद्धों के लिए आइबेक्स बकरी बहुत मायने रखती है, वो भी अपनी गंदगी की वजह से। पर ग्रिफिन वल्चर्स के लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये बकरियां अपनी मजबूत और कड़ियल कद काठी के बावजूद बहुत ही फुर्तीली होती हैं। ये सबसे ज्यादा खड़े ढलानों और चट्टानों पर भी फुर्ती से छलांग लगा सकती हैं और चढ़ सकती हैं। इनके खुरों में खास गद्दी होती है जिनसे वो चिकनी सतह पर पकड़ बनाकर चढ़ सकती हैं। पर इस सब के बावजूद ये खतरनाक हादसों से बच नहीं पाती। जब ग्रिफिन्स को कोई मरी हुई आइबेक्स बकरी मिलती है तो जैसे उनकी किस्मत ही खुल जाती है। बकरियों और दूसरे जानवरों की लाशों पर यूरोप के ग्रिफिन वल्चर्स की यह सबसे बड़ी बस्ती खूब दावत उड़ाती है। ये इस इलाके को स्पेनिश देवदार से साझा करते हैं। इसके बदले में गिद्ध इस इलाके में सड़ती लाशों का गंध नहीं फैलने देते, क्योंकि इससे इन्फेक्शन भी फैल सकता है। कुछ ही घंटों में ये इन पहाड़ों पर मौजूद किसी भी लाश को सफा चट कर डालते हैं। जहां पिंसैपोज उगते हैं वहां का तापमान काफी नाजुक होता है। सर्दियों में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि गर्मियों में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि ना तो यहां बर्फ और ना ही सर्दियां ज्यादा लंबी टिक पाती हैं। मौसम की इतनी मेहरबानी की वजह से गार्डन डॉर्माउस यहां बस गए हैं। गार्डन डॉर्माउस कुतरने वाला एक मौका परस्त जीव है जो एंडालुसियन पिंसैपोस के संसाधनों का पूरा फायदा उठाना जानता है। स्पेनिश देवदार के शंकु ऊंची शाखाओं से अपने बीजों को बिखेर देते हैं। धीरे धीरे अंदर का बीज सामने आता चला जाता है। स्पेनिश देवदार के बीजों के पंख बहुत बड़े होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने पेड़ से काफी दूर तक चले जाते हैं। ये बीज पिंसैपो जंगल और इसके आसपास बिखर जाते हैं। यह अनगिनत जानवरों के लिए खाने का पसंदीदा स्रोत है। इनमें डॉर्माउस भी शामिल हैं।
पिंसैपो के जंगल छोटे जानवरों के लिए तरह तरह का वातावरण मुहैया करवाते हैं। गिरे हुए तने सुरक्षा देते हैं और इनकी नीची और घनी शाखाएं छोटे हमलावरों को छिपने की शानदार जगह देते हैं। जेनेट सब ट्रॉपिकल इलाके का एक छोटा सा हमलावर है, पर उसने देवदार के इन जंगलों में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। जेनेट इस प्रायद्वीप में नए आए हैं। ये तकरीबन 1000 साल पहले अरब विजेताओं के साथ यहां पहुंचे हैं। जबकि इसके उलट स्पेनिश देवदार युगों युगों से यहां हैं, टर्शियरी एरा से। इसके बावजूद जेनेट यहां काफी फले फूले हैं। पिंसैपोज ने इन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक घर दिया है और ये छोटा सा शिकारी जंगल के इस एहसान का बदला भी चुकाता है। वो यहाँ मुसीबत पैदा करने वाले रोडेंट्स का सफाया कर देता है, जो पेड़ों की नीचे पहुंचने वाली शाखाओं की भूल भुलैया के बीच रहते आए हैं। जेनेट का एक और संभावित शिकार है एक छोटा सा उल्लू, जो इंसान की हथेली से बड़ा नहीं होता। स्कॉप साउल यहां वसंत के मौसम में आते हैं। स्कॉप साउल्स देवदार की शाखाओं के बीच घूमते हैं। ये पेड़ के तनों के कोटर में अपना घोंसला बनाते हैं। स्पेनिश देवदार करीब 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और यहां इन उल्लुओं को मिलते हैं तरह तरह के शिकार। स्कॉप साउल विशाल कीट पतंगों का शिकार करते हैं। इस तरह ये पिंसैपो जंगल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले इन जीवों की तादाद को काबू में रखते हैं। तापमान में धीरे धीरे होने वाली बढ़त से कीट पतंगे सक्रिय हो जाते हैं और एक खूंखार शिकारी स्पेनिश देवदार की शाखाओं में घात लगाए रहता है। एम्पूसा, यह आधा मेंटिस आधा कॉकरोच है। एम्पूसा बहुत ही भुक्कड़ जीव है और एक खतरनाक शिकारी भी। देखिए ये मक्खी किस तरह एम्पूसा के रास्ते में पड़ने की गलती कर बैठी है। जैसे ही एम्पूसा ने अपना खाना खत्म किया, वैसे ही ये अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इस पेटू कीड़े के लिए एक नन्ही सी मक्खी कुछ भी नहीं है। आइपेक्स, क्रॉसबिल और जेनेट के बीच यह रिश्तों का एक पेचीदा जाल मौजूद है। यह जाल स्पेनिश देवदार और इसके आसपास के इलाकों में फैला है। यहां तक कि पिंसैपोस के जंगलों में से छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं और इनमें व्हाइट क्लॉड रिवर क्रेफिश जैसी मछलियां पनाह लेती हैं। पिंसैपो जंगल के आर पार बहने वाली इन धाराओं के साफ पानी में इस क्रेफिश की टोलियां बेफिक्र होकर रह रही हैं। यहां इसे अमेरिकन रेड स्वॉर्म क्रेफिश या फंगाई परेशान नहीं करती, जिनकी इस इलाके के दूसरे हिस्सों में भरमार है।
जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के दूसरी तरफ रीफ पहाड़ों पर भी पिंसापोस के जंगल हैं। मोरक्को के इन पहाड़ों की चोटियां वैसी ही हैं जैसी एंडलूसिया की, और ये उन प्रजातियों के लिए आखिरी ठिकाना बन गई हैं जो दुनिया के दूसरे विशाल इलाकों से खत्म हो चुकी हैं। कुछ प्राचीन जीव जो एक एक करके एंडलूसिया के पहाड़ों पर लौट रहे हैं, जैसे कि बियर्डेड वल्चर या फिर लेमकायर। लेमकायर यहां पिंसैपो जंगलों की आहार श्रृंखला को पूरा करता है। ये उन बची खुची चीजों को खाता है जो इजिप्शियन और ग्रिफिन वल्चर छोड़ देते हैं। ये सभी इन पहाड़ों पर उगे स्पेनिश देवदार के जंगलों का जरूरी हिस्सा हैं, क्योंकि बाकी सारे पौधे और जीव यहां पनाह लेते हैं। एक अनूठी जगह है जहां दक्षिण का गर्म इलाका ठंड और नम बन जाता है, जहां लाखों सालों से कुदरत के ये बेमिसाल बाशिंदे सदियों से जीते चले आए हैं और आज भी बेफिक्री से जी रहे हैं।